वेलकम टू ब्रीन रूट्स आईएस। तो आज हमारा टॉपिक है इंडियन म्यूरल पेंटिंग। आज हम इंडियन आर्ट के एक ऐसे शानदार खजाने की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे अजंता और बाघ की उस खोई हुई दुनिया को, जो आप सोचिए सदियों तक सिविलाइजेशन की नजरों से पूरी तरह ओझल रही। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ। जरा सोचिए, क्या हो अगर आर्ट की एक पूरी दुनिया, अ होल यूनिवर्स ऑफ मास्टरपीसेस, लगभग 1000 साल तक हिस्ट्री में घने जंगलों के बीच गुमनामी के अंधेरे में कहीं दफन हो जाए और फिर एक दिन अचानक से इट्स रीडिस्कवर्ड। देखिए, ये कोई फैंटेसी स्टोरी नहीं है, ये अजंता और बाघ केव्स की एक अनबिलीवेबल लेकिन बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो ये कहानी है अजंता केव्स की। ये महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंजेस में लोकेटेड है और लगभग आप मानिए 1000 साल तक ये केव्स घने जंगलों के नीचे छुपी हुई थीं। फिर आता है साल 1819। एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ वहां शिकार कर रहे थे और तभी अचानक उनकी नजर इन पर पड़ी। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, पर इस एक डिस्कवरी ने इंडियन आर्ट के एक पूरे लॉस्ट चैप्टर को, एक ऐसी आर्टिस्टिक ट्रेडिशन को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया जो भुला दी गई थी। लेकिन इन पेंटिंग्स की ब्यूटी को हम ठीक से अप्रिशिएट कर पाएं, उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इनका कैनवस क्या था। मतलब ये पेंटिंग्स आखिर बनाए किस चीज पर गई थी। देखिए, ये सिर्फ दीवारों पर की गई कोई सिंपल डेकोरेशन नहीं है। इसके लिए एक टर्म यूज होता है, आर्किटेक्चरल स्किन। सोचकर देखिए, एक बेजान हार्ड वॉल्केनिक रॉक को काटकर पहले केव्स बनाई जाती हैं और फिर उन्हीं दीवारों पर आर्ट की एक ऐसी लेयर चढ़ाई जाती है जो उस पत्थर में, उस रॉक में जान फूंक देती है। यह आर्ट और आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट फ्यूजन है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल टेक्निकल पॉइंट पर। इसको लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। कई लोग अजंता पेंटिंग्स को फ्रेस्को कहते हैं, पर यह सही नहीं है। The technique used in Ajanta is actually called tempera। तो सवाल यह है कि इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। देखिए, ट्रू फ्रेस्को टेक्निक में पेंटिंग होती है वेट लाइम प्लास्टर पर, यानी गीले प्लास्टर पर। इससे होता क्या है कि पिगमेंट और प्लास्टर के बीच एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है और कलर प्लास्टर का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है। पर जो टेम्परा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल अजंता में हुआ, उसमें पेंटिंग एक ड्राई सरफेस पर की जाती है और फिर कलर्स को दीवार पर चिपकाने के लिए एक ऑर्गेनिक बाइंडर जैसे कि ग्लू या एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस रफ अनइवन वॉल्केनिक रॉक को एक मास्टरपीस के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाता था। इसके लिए एक बहुत ही मेटिकुलस 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो होता था। चलिए देखते हैं। स्टेप 1 है लेवलिंग। इसमें रॉक सरफेस पर क्ले, काउडंग और राइस हस्क का एक रफ प्लास्टर लगाया जाता था। स्टेप 2 इंटरनाको। अब उस रफ प्लास्टर के ऊपर लाइम प्लास्टर की एक पतली, एकदम स्मूथ कोट लगाई जाती थी, जिससे एक परफेक्ट व्हाइट कैनवस तैयार हो जाए। स्टेप 3 द आउटलाइन। अब इस कैनवस पर आर्टिस्ट रेड ऑकर से पूरी पेंटिंग का एक इनिशियल स्केच ड्रॉ करता था। स्टेप 4 है पिगमेंटेशन। इसके बाद मिनरल और वेजिटेबल डाइस से बने नेचुरल कलर्स को स्केच में भरा जाता था। और फाइनली आखिरी स्टेप 5 पॉलिशिंग। पूरी पेंटिंग को एक स्टोन से हल्के हाथ से रब किया जाता था ताकि उसमें एक लस्ट्रस शीन, एक खास चमक आ जाए। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना डिटेल्ड और पेंस्टेकिंग काम रहा होगा ये। एक बात समझनी जरूरी है कि अजंता की आर्ट मोनोलिथिक नहीं है, मतलब वो हमेशा से एक जैसी नहीं रही। ये सदियों में इवॉल्व हुई है और इसका इवोल्यूशन वहां के फिलोसॉफिकल थॉट में आ रहे बड़े बड़े शिफ्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। यहां पर हमें पेंटिंग के दो बिल्कुल अलग अलग फेज देखने को मिलते हैं, जो बुद्धिज्म की दो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। यह अजंता के आर्ट के एवोल्यूशन को बिल्कुल परफेक्टली समराइज करता है। तो आर्ट के दो डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। पहला है हीनियाना फेज। हीनियाना बुद्धिज्म की एक अर्ली स्कूल ऑफ थॉट थी, जिसमें बुद्धा को एक ग्रेट टीचर माना जाता था, गॉड नहीं, और इसीलिए आर्ट में उन्हें डायरेक्टली ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया जाता था। उनकी प्रेजेंस को स्तूप, फुटप्रिंट्स या बोधि ट्री जैसे सिंबल से शो करते थे। आर्ट स्टाइल भी उस दौर में काफी लीनियर और फ्लैट था। फिर आता है महायाना फेज। वकातका किंग हरिसेना के पैट्रोनेज में महायाना बुद्धिज्म में बुद्धा को एक डिवाइन कंपैशनेट बीइंग के रूप में देखा गया और इस बड़े फिलोसॉफिकल शिफ्ट का डायरेक्ट इंपैक्ट आर्ट पर पड़ा।
अब बुद्धा को एक ग्रेसफुल ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाने लगा। आर्ट में नेचुरलिज्म आ गया, इमोशन आ गया और एक 3D इफेक्ट भी आ गया। तो इसको आइनो आई मत समझिएगा। दिस वॉज नॉट जस्ट एन आर्टिस्टिक एवोल्यूशन, ये एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन था जो आर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो अब जब हमने ये सारा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है, तो अब वक्त है केव नंबर 1 के अंदर चलने का। चलिए महायाना पीरियड के कुछ वर्ल्ड फेमस मास्टरपीसेस को आराम से देखते हैं और समझते हैं। और ये शायद अजंता की सबसे सबसे आइकॉनिक इमेज है। ये है बोधिसत्व पद्मापानी। पद्मापानी का लिटरल मीनिंग क्या है? द वन हु होल्ड्स द लोटस। ये कंपैशन के यानी करुणा के एम्बॉडीमेंट है। उनकी आंखों में देखिए, वो हल्की सी नीचे की तरफ झुकी हुई है। ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया के दुखों को देखकर करुणा से भर गए हैं। यहां एक और खास बात नोटिस करने वाली है और वो है पद्मपाणि का पोस्चर। ये त्रिभंगा पोज में खड़े हैं। त्रिभंगा का मतलब होता है ट्रिपल बेंड, यानी बॉडी 3 जगह से ग्रेसफुली बेंड होती है, नेक, वेस्ट और नी से। ये जो एस शेप पोज है ना, ये स्टैटिक फिगर्स में भी एक लिरिकल मूवमेंट, एक ग्रेस ऐड कर देता है। ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर की मूर्ति जिंदा हो उठी है। और पद्मपाणि के पास ही है उनके काउंटर पार्ट बोधिसत्व वज्रपाणि। वज्रपाणि मतलब द वन हु होल्ड्स द थंडरबोल्ट। देखिए कितना ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट है। जहां पद्मपाणि कंपैशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं वज्रपाणि पावर, स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के सिंबल हैं। और ये जो कंपैशन और पावर का बैलेंस है ना, यही बुद्धिस्ट फिलॉसफी का एक कोर कॉन्सेप्ट है। इन पेंटिंग्स में स्टोरी टेलिंग का एक और बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट है और वो है मुद्रास। मुद्रास यानी सिंबॉलिक हैंड जेस्चर्स। हर मुद्रा का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, एक इमोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हाथ ऐसे ऊपर उठा होता है उसे अभया मुद्रा कहते हैं, जिसका मतलब है फियरलेसनेस या डरो मत। तो ये एक साइलेंट लैंग्वेज की तरह है जो इन फिगर्स को और भी ज्यादा डेप्थ और मीनिंग दे देती है। पर अजंता की आर्ट सिर्फ डिवाइन फिगर्स तक ही लिमिटेड नहीं थी। यहां ह्यूमन इमोशंस को भी एक इनक्रेडिबल डेप्थ के साथ कैप्चर किया गया है। इसका सबसे सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है द डाइंग प्रिंसेस। ये पेंटिंग बुद्धा के हाफ ब्रदर नंदा की वाइफ सुंदरी को डिपिक्ट करती है। कहानी यह है कि जब नंदा मॉन्क बनने का डिसीजन लेते हैं तो सुंदरी इस खबर से पूरी तरह टूट जाती हैं और आर्टिस्ट ने उनके कोलैप्सिंग पोस्चर के जरिए उनके उस दुख को, उस हार्ट ब्रेक को इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया है। ये इनफैक्ट साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेचर का एक मास्टरपीस है। ओके, तो अब अजंता से निकलकर हम चलते हैं मध्य प्रदेश बाघ केव्स की तरफ। इन केव्स को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें बुद्धिस्ट म्यूरल ट्रेडिशन की डाइवर्सिटी दिखाती है। यहां हमें एक बिल्कुल ही अलग कहानी देखने को मिलती है। इस कंपैरिजन को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर अजंता एक कैथीड्रल है तो बाघ एक रॉयल कोर्ट की तरह है। देखिए, जहां अजंता का थीम प्राइमरीली रिलीजियस और स्पिरिचुअल है, वहीं बाघ की आर्ट काफी हद तक सोशल और सेक्युलर है। यहां हमें डांस और म्यूजिक के सीन्स मिलते हैं। यहां के फिगर्स भी ज्यादा अर्थली हैं, मस्कुलर हैं और उनमें जो 3D इफेक्ट है वो अजंता से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। ये चीज हमें ये दिखाती है कि एक ही टाइम पीरियड में, एक ही ट्रेडिशन के अंदर आर्ट की कितने अलग अलग एक्सप्रेशंस एग्जिस्ट कर रहे थे। तो आखिर इन सब मैग्निफिसेंट म्यूरल्स का अल्टीमेट पर्पस था क्या? क्या ये सिर्फ इन केव्स को डेकोरेट करने के लिए बनाई गई थी? बिल्कुल नहीं। इट वॉज नॉट जस्ट आर्ट फॉर आर्ट सेक। इनका एक बहुत बहुत बड़ा सोशो रिलीजियस पर्पस था जिसका असर पूरे एशिया में फैला। असल में ये पेंटिंग्स एक तरह के विजुअल सर्मन्स थे, मतलब ऐसे उपदेश जो पढ़े नहीं, देखे जा सकते थे। सोचिए उस दौर के बारे में जब लिटरेसी कॉमन नहीं थी। तब ये म्यूरल्स आम लोगों को बुद्धा की लाइफ और उनकी टीचिंग्स के बारे में एजुकेट करने का सबसे पावरफुल जरिया थे। इनमें जातका टेल्स यानी बुद्धा के पिछले जन्मों की कहानियां डिपिक्ट की गई हैं और इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रहा। ये आर्ट स्टाइल सिल्क रोड के जरिए सेंट्रल एशिया, चाइना और श्रीलंका तक पहुंचा और वहां के आर्ट को भी इसने बहुत डीपली इन्फ्लुएंस किया। तो आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं। इस पर सोचिए, आखिर वो कौन सा फंडामेंटल बदलाव था, चाहे वो सोशल हो, रिलीजियस हो या फिलोसॉफिकल हो, जिसकी वजह से महायाना पीरियड में अचानक ह्यूमन फिगर्स का इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जबकि इससे पहले हीनयाना पीरियड में आर्टिस्ट सिर्फ सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इस सवाल का जवाब आर्ट और फिलॉसफी के उस गहरे कनेक्शन में ही छुपा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.